गाइज, आज के स्मिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपका 17 फरवरी 2025 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की पॉइंट्स फुल बुक्स, यानी अंतिम दौड़ आपको लगानी है जोर लगा के। तो इस पूरे वीडियो में पूरे किताब का रिवीजन, आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इसको देख के जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कहीं से कटेगा नहीं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जो मुख्य सिलेबस था वो बताया था, और पूरा वीडियो मैं डाल चुकी हूँ आपके काव्य खंड का भी और गद्य खंड का भी और व्याकरण का भी पूरा पोर्शन। उसके बाद जो मुख्य थे एग्ज़ाम व्यू से वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ग्रामर का भी पूरा पोर्शन पार्ट 1 पार्ट 2 भी मैंने बताया हुआ है फॉर एग्ज़ाम 2025 के लिए। और ये जो मैं लेके आई हूँ एक रामबाण की तरह आपको काम आएगा। तो पूरे एक वीडियो में पूरा रिवीजन आपका फटाफट इसमें हो जाएगा। तो पूरे ईमानदारी के साथ और ध्यान के साथ आपको इस वीडियो को देखना है और आपका पूरा मतलब जो सिलेबस है इस वीडियो में ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए एक नए संकल्प के साथ ये अंतिम दौड़ दौड़ लीजिए आप जोर लगा के। गद्य खंड। भीमराव अंबेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश, दलित परिवार में। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। उनके मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे: बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। भारतीय संविधान के निर्माता। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा उनके विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई है। अनुवादक ललई सिंह यादव। हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के लिए तैयार किया गया था और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। तो हर एक पार्ट का मैं कंप्लीट रिवीजन आपका कराते जा रही हूँ, आप जरूर से करके जाइएगा। ढेर सारी शुभकामना आपके साथ है। दूसरा, नलिन विलोचन शर्मा, विष के दांत, जन्म 18 फरवरी 1916, पटना के बदरघाट। पिता महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा, माता रत्नावती शर्मा। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक। निधन 12 सितंबर 1961। जो की पॉइंट्स है वही मैं बता रही हूँ बेटा। विष के दांत कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। सेन साहब घर का मुखिया। कार काली चमकती स्टीमल एंड, नाम है नई मॉडल, 7,500 रुपया में। 5 लड़कियां, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। एक बेटा कासू खोखा, उम्र 5 साल। गिरधर लाल किरानी, मदन गिरधर लाल का बेटा, असली हीरो जिसने कासू के दांत तोड़े थे, विष के दांत। तीसरा, मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे। पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। इन्होंने हितोपदेश, कठ और कैन उपनिषद एवं मेघदूत का जर्मन अनुवाद किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। भारत से हम क्या सीखे भाषण का अनुवाद डॉक्टर भवानी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। वारेन हेस्टिंग्स, भारत का गवर्नर जनरल, इसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा मिला था। पार्ट्स में जो संबंधित है मैक्स मूलर का, इससे वो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आया है। वह कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। चौथा पाठ चारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, जन्म सन 1907, आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। निधन सन 1979 ईस्वी, दिल्ली में। लेखक की छोटी लड़की ने प्रश्न पूछा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून पाश्विक वृत्ति का प्रतीक। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन। देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र का ब्रज दधीची मुनि के हड्डियों से बना। यानी इसमें जो की पॉइंट्स थे जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वही की पॉइंट्स को मैं लेकर आई हुई हूँ। पांचवा पाठ गुणाकर मूले, नागरी लिपि, जन्म 1935 ईस्वी, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। ये गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, पुरालिपि शास्त्र के विशेषज्ञ थे।
प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि इनकी पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि। अमरकांत बहादुर। नेक्स्ट पाठ जन्म, अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में, नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। उनकी रचना डिप्टी कलेक्ट्री के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जो चीज़ प्रश्न में पूछे जाते हैं मैं सिर्फ वही लेकर आई हूँ। बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष, ठिगना चकेट शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, वह सफ़ेद निकर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ। लेखक की पत्नी का नाम निर्मला। लेखक के घर बहादुर को लेकर उसके साले साहब आए थे। लेखक के बड़े बेटे का नाम किशोर। और इसमें एक प्रश्न मैं भूल गई हूँ, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर सिंह था। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। राम बिलास शर्मा। नेक्स्ट, परंपरा का मूल्यांकन। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ऊंचा गांव सानी में। उन्हें निराला की साहित्यिक साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निधन 30 मई 2000 ईस्वी, दिल्ली में। 8वां, पंडित बिरजू महाराज। जित जित मैं निरखत हूँ, प्रसिद्ध कथक नर्तक। लखनऊ घराने के वंशज के 7वीं पीढ़ी के कलाकार। रश्मि वाजपेयी बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या। मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी, दिन शुक्रवार, सुबह 8 बजे, बसंत पंचमी के एक दिन पहले, घर में आखिरी संतान। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता, गुरु माँ एवं प्रथम अध्यापिका माँ। शादी 18 साल की उम्र में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 27 साल की उम्र में। नेक्स्ट चैप्टर, अशोक वाजपेयी जी का आवेन्यो। जन्म 16 फरवरी 1941 ईस्वी, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। मूल निवास सागर मध्य प्रदेश। पिता परमानंद वाजपेयी, माता निर्मला देवी। आवेन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक महत्वपूर्ण मठ, ईसाई का। ये प्रश्न में आता है, याद रखिएगा। आवेन्यो क्या है? दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन मठ है जहाँ लेखक ने 21 दिनों तक प्रवास किया था। रोन नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर है। आवेन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक का नाम क्या है? ल मादोनोमेजेल द आवेन्यो। नेक्स्ट चैप्टर, विनोद कुमार शुक्ल जी की मछली। 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक के कवि एवं लेखक। जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। झोले में 3 मछलियां थी। वर्षा के कारण लेखक एवं उसके भाई संतु पतली गली में घुस गए। मछली कहानी इनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। यह कहानी उनके बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में लिखी गई है। प्रमुख पात्र के रूप में लेखक संतु, भग्गू मछली काटने वाला, नरेन दीदी और पिता माता। ठीक है, घर में सिर्फ पिताजी मछली खाते थे। दीदी कमरे में थी और सिसक रही थी। पिताजी नरेन से नाराज थे। इस पाठ का प्रमुख जो पॉइंट्स था वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चैप्टर, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत। प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे नाम से किया उन्होंने। और कमरिदोन की उम्र इसमें जो बताई गई है 6 साल, जो हमारे बिस्मिल्लाह खां जी ही हैं। उनके बड़े भाई शमसुद्दीन की उम्र 9 साल बताई गई है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव बिहार के संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। शहनाई को सुशील वाद्यों में गिना जाता है। मुहर्रम पर्व के लिए गहरी आस्था बिस्मिल्लाह खान के मन में। 10 दिनों तक शोक मनाते थे, इतने दिनों तक शहनाई नहीं बजाते थे। रसूलन बाई और बतुलन भाई गायिका से संगीत के प्रति आसक्ति और अभिनेत्री सुलोचना के प्रशंसक। ये प्रमुख पॉइंट बिस्मिल्लाह खान से संबंधित वो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट चैप्टर, महात्मा गांधी जी का शिक्षा और संस्कृति। हरिजन एवं यंग इंडिया जैसे पत्रों से संकलित विचार यहाँ इसमें शिक्षा और संस्कृति में संकलित हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में। पिता करमचंद, माता पुतलीबाई।
रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इन्हें महात्मा कहा। उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निधन 30 जनवरी 1948, नई दिल्ली। गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध के सबसे अच्छी शिक्षा मानते, अहिंसक प्रतिरोध को सबसे अच्छी शिक्षा मानते थे। अब काव्य खंड पे चले आए हम। 12 गद्य खंड था हमारा। काव्य खंड गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक, जन्म 1469 ईस्वी में, तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। इनका जन्म नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। पिता कालूचंद खत्री, माता तृप्ता, पत्नी सुलोचनी। भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। आकार छूट गया है, आप ध्यान रखिएगा इसका। इन्होंने राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ माना है। वाणी बुरा बोलने से विष के समान हो जाती है। तो पाठ के प्रमुख पॉइंट्स यहाँ मैंने आपको बताए। दूसरा, रसखान, भक्ति काल के सगुन धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि, जन्म 1610 ईस्वी, दिल्ली के पठान वंश में। इनका रचनाकाल जहांगीर का रचनाकाल राज्यकाल है। विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। इनके 2 ग्रंथ प्राप्त है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। देखिए, सुजान रसखान और सुजान सागर 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। तो जिसमें रसखान का नाम आए वो रसखान जी का है, और सुजान सागर हमारे घनानंद जी का है। आपको ये बात याद रखनी है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। इनकी रचनाओं पर मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। पाठ्य पुस्तक में रसखान रचनावली से पद संकलित है। ये जो इस हमारी पाठ्य पुस्तक में है, वहाँ कहाँ से संकलित है? रसखान रचनावली पद से संकलित है। ठीक है। तीसरा, घनानंद रीतियोगिन काल के रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि। वे मुगल बादशाह शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। जन्म 1889 ईस्वी। वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा 1739 ईस्वी में मारे गए थे। प्रेम के पीर के कवि थे ये। भाषा ब्रज भाषा। इनकी सवैया एवं घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुजान नामक नर्तकी से प्रेम। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, विरह लीला, रस के लीवल्य। यही सुजान सागर की मैं चर्चा कर रही थी। सुजान रसखान, जिसमें नाम आया रसखान जी का, और सुजान सागर घनानंद जी का। ये बात आपको याद रखनी है। इनका 3 ही प्रमुख ग्रंथ है, सुजान सागर, विरह लीला और रस के लीवल्य। ठीक है। नेक्स्ट काव्य हमारा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का स्वदेशी है। प्रेमघन जी भारतेंदु युद्ध के प्रमुख कवि थे। जन्म 1855 ईस्वी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। निधन 1922 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। 1874 में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। इन्होंने आनंद कादंबनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। स्वदेशी कविता दोहा प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। ठीक है। यहाँ पर जो आपके पाठ्य पुस्तक में स्वदेशी कविता है, तो यह कहाँ से संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से। ठीक है। एकदम ये बात आपको याद रखनी है। एकदम आपका एग्जाम नज़दीक है, तो यानी कि 1 दिन बाद आपका एग्जाम होना है, तो आपको एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। आज चाहे आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, चाहे कितना भी आपको परेशानी हो, कष्ट हो, नींद आए, तो अब नींद को भगाकर आपको सब कुछ तैयार करके जाना है, ताकि कहीं से भी आपका मार्क्स नहीं छूटे और एक अच्छे स्कोर पर जाकर आपका जो रिज़ल्ट आए, उस समय जो आपको खुशी होगी, तो ये सारी मेहनत आपकी मतलब कि क्या कहते हैं, सार्थक हो जाएगी। ठीक है। तो ज़रूर से करिएगा, और आपके लिए ही मैंने ये मेहनत की है कि आपका कुछ भी ना छूटे। इसीलिए मैं शुरू से लेकर लास्ट तक गद्य खंड और काव्य खंड दोनों का जो मुख्य पॉइंट है, की पॉइंट मैं लेके आई हूँ। साथ ही साथ वर्णिका का भी की पॉइंट मैं आपको बताते चली जाऊँगी। तो बेटा ध्यान से, पूरी ईमानदारी के साथ आपको पूरा एकदम रिवीजन करना ही करना है। ठीक है। एग्जाम के लास्ट में करने से उसका सीधा असर होता है। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत जी का भारत माता। छायावाद के प्रमुख स्तंभ में से एक। विचार मानवतावादी, इन्हें मानवतावादी का कवि कहा गया है, और प्रकृतिवादी कवि के नाम से भी ये जाने जाते हैं। दोनों बात याद रखनी है। पिता गंगातंत पंत, माता सरस्वती देवी। लोकायतन इनका अंतिम काव्य था। चिदम्बरा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
और ये जो प्रस्तुत कविता भारत माता है उनके कविता संग्रह ग्राम्या से संकलित है। भारत माता क्या है कविता में? ग्रामवासिनी, मिट्टी की प्रतिमा, उदासिनी, शारदेंदु, हासनी। ठीक है। नेक्स्ट काव्य हमारा है रामधारी सिंह दिनकर जी का जनतंत्र का जन्म। उत्तर छायावाद के ये प्रमुख कवि हैं और ये द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में हम किन्हें जानते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी को। ये बात भी आपको याद रखनी है। जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी, सिमरिया बेगूसराय बिहार। पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एकदम जहाँ जिसमें मैंने चिन्ह लगाया है, मार्क किया है, वो आपका VVI है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट काव्य हमारा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी का है। ये आधुनिक साहित्य के प्रमुख कवि एवं लेखक थे, प्रयोगवाद के जनक, तार सप्तक के निर्माता, यानी 7 कवियों का जो समूह उन्होंने बनाया था। जन्म 7 मार्च 1911 में कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। पिता हीरानंद शास्त्री, माता जयंती देवी। निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। हिरोशिमा जो इनकी कविता है वह जापान के एक शहर का नाम है। और कविता के कुछ मुख्य पॉइंट: सूरज निकला कहाँ? नगर के चौक पर। अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं कहाँ लिखी है? झुलसे पत्थर में। मानव की साखी क्या है, यानी मानव की गवाह क्या है? जली हुई छायाएं। ठीक है। 8वां जो आपका काव्य है कुंवर नारायण जी का एक वृक्ष की हत्या। ये कुंवर नारायण जी नगर संवेदना के कवि हैं। जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप ध्यान से इसे पढ़ते रहिए। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या उनके कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। यह कविता मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को कहता है। ठीक है। नेक्स्ट काव्य है आपका वीरेन डंगवाल जी की हमारी नींद। प्रमुख समकालीन कवि हैं ये। जन्म 5 अगस्त 1947, कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। प्रस्तुत कविता उनके कविता संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। यानी हमारी नींद कविता कहाँ से संकलित है? उनके काव्य संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनामिका जी का अक्षर ज्ञान। समकालीन हिंदी कविता की कवित्री हैं ये। जन्म 17 अगस्त 1961, मुजफ्फरपुर बिहार में। प्रस्तुत कविता यह भी VVI है, देखिए मैंने ये मार्क किया हुआ है। प्रस्तुत कविता कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से ली गई है। ठीक है। और इसकी कविता के कुछ मुख्य पॉइंट्स: चौखटे में क्या नहीं अटता? बेटे का कौ। खालिस बेचैनी किसकी है? खरगोश की। बेटे के लिए अंगौ क्या है? माँ, और उसके बगल के बिंदु को गोदी में बैठा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट आपका काव्य है जीवनानंद दास जी का लौट कर आऊँगा फिर, जो बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि हैं। जन्म 1899 ईस्वी, निधन 1954 ईस्वी में। 55 साल की उम्र में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। केवल 6 काव्य इनके प्रकाशित हैं। प्रस्तुत कविता लौट कर आऊँगा फिर का अनुवाद प्रयाग शुक्ल जी ने किया है। ये बांग्ला कवि थे, तो इसका अनुवाद हिंदी में प्रयाग शुक्ल जी ने किया है। मातृभूमि के प्रति यह कविता प्रेम की दर्शाती हुई यह कविता है। ठीक है। मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाती है। लौट कर आऊँगा फिर, चाहे मैं पक्षी बनूँ, कुछ भी बनूँ, कैसे भी रहूँ, तो मैं बंगाल में लौट कर आऊँगा। इस कविता के माध्यम से इन्होंने ये संदेश दिया है। आपने पढ़ा होगा तो आपको इसकी विषय वस्तु पता है। नेक्स्ट कविता और अंतिम कविता है रेनर मारिया रिल्के जी की, मेरे बिना तुम प्रभु। ये यूरोप आधुनिक साहित्यकार एवं कवि हैं। जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी, प्राग ऑस्ट्रिया में, जो कि अब जर्मनी में है। पिता जोसेफ रिल्के, माता सोफिया। यह भी VVI है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रस्तुत कविता का अनुवाद धर्मवीर भारती जी ने किया है, मेरे बिना तुम प्रभु का। इसका भाषांतरित संकलन देशांतर काव्य संग्रह से ली गई है। यह कहाँ से संकलित है? जो अनुवाद का जो संकलन है अलग अलग पूरे देश का, देशांतर काव्य संग्रह से ली गई है।
यह कविता भक्त एवं भगवान के सत्ता का निरूपण करती है। तो ये मैंने बेटा आपका गद्य यानी गद्य खंड और पद्य खंड यानी काव्य खंड से जितने की पॉइंट्स थे मैंने आपके लिखकर यहाँ लेके आई हूँ आपके रिवीजन के लिए। तो फिर से कह रही हूँ पूरी ईमानदारी के साथ इसको देखकर और पढ़ के जाना है ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, अब वर्णिका से संबंधित जो आपका दूसरी पुस्तिका है हिंदी की वो भी उसके बारे में थोड़ा बता दूं। वर्णिका ये कहानी 5 कहानी आपकी इसमें संकलित है। दही वाली मंगम्मा, ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो दही वाली मंगम्मा की रचनाकार श्रीनिवास जी हैं। ये कन्नड़ भाषा की ये कहानी है। इसके अनुवादक कौन है? B.R. नारायण जी। ढहते विश्वास 7 कोड़ी होता है, इनके रचनाकार हैं। उड़िया भाषा की ये प्रमुख कहानी है और इसके अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं। माँ ईश्वर पेटलीकर गुजराती कहानी है। नगर सुजाता जो कि तमिल भाषा की एक कहानी है और अनुवादक के जमुना जी हैं। और धरती कब तक घूमेगी सांवरदैया राजस्थानी कहानी है और इसके अनुवादक खुद सांवरदैया जी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा परिचय और बता दूं। दही वाली मंगम्मा की प्रमुख पात्र जो है वह दही वाली मंगम्मा है जो एक पतिव्रता स्त्री रहती है। इस कहानी की और प्रमुख पात्र उनकी बहू नजप्पा, उनका पोता और लेखक की पत्नी है। ठीक है, जो क्या कहते हैं लिखी जो लेखक इन्होंने लिखा वो लेखक की पत्नी की प्रमुख पात्र है। और एक रकमपा जो जुआरी है शराबी है भी इस कहानी का एक पात्र है। ठीक है, इसमें एक औरत और एक जो परिवार के बीच की जो कड़ी होती है जो प्रेम होता है उसको दर्शाया गया है। ढहते विश्वास यह उड़ीसा का जो नदी के इलाके का क्षेत्र है जो हमेशा बाढ़ से घिरा रहता है उसकी यह कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी और लक्ष्मण जी हैं। और लक्ष्मी के पति लक्ष्मण जो कलकत्ता में नौकरी करते हैं उसके बारे में दिया गया है। और बाढ़ से कैसे जूझते हुए या अपने मतलब रक्षा नहीं कर पाती है और उसका विश्वास टूट जाता है, उस पे समर्पित यह कहानी है। माँ ईसवी पेटलिकार की कहानी जो एक माँ के दर्द को बयान करती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र मंगू है जो कि जन्म से ही गूंगी है और थोड़ी मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है। और कैसे माँ की ममता इस कहानी में निर्देशित हुई है इसका वर्णन इसमें प्राप्त होता है। नगर कहानी नगर का जो रूपरेखा है, नगर का जो व्यस्ततापन है और जो क्या कहते हैं रूखापन है उसका चित्रण सुजाता जी ने किया है। और कैसे इसकी जो प्रमुख पात्र हैं वल्ली अमाल जी माता है और उसकी बेटी पापत्ती जो क्या कहते हैं इलाज के लिए जो माइनजाइटिस बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, और उसी का वर्णन कि नगर में कैसे उसके इलाज के लिए वह सब जगह हॉस्पिटल में दौड़ती है और कैसे उसको मतलब कि सही रूप से उसका इलाज या संभव नहीं हो पाता सही रूप से। तो इसी का वर्णन इस कहानी में प्राप्त होता है। धरती कब तक घूमेगी यह सीता इसकी प्रमुख पात्र है इस कहानी की जो 3 बेटों की माँ है और वह कैसे बोझ बन जाती है। जो माँ सारे बच्चों को पोसती है लेकिन बच्चों के लिए माँ को पोसना कितना दर्दनाक हो जाता है। 3 बच्चों की माँ और जैसे बच्चों के द्वारा 50 रुपये देकर उसे आप खुद से जीवन निर्वाह करने की सलाह इस कहानी में एक दर्दनाक मोड़ है। तो इस कहानी को अगर आपने ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो अगर समय मिले तो आप सरसरी निगाह से इस 5 कहानी को ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये पूरी किताब का पूरा रिवीजन हमने आपको कराया। इससे पहले ग्रामर का भी जो प्रमुख है पॉइंट्स है जो वो भी मैंने करा दिया है, आप देख लीजिएगा। क्या कहते प्रमुख पॉइंट्स व्याकरण हिंदी व्याकरण 12 एंड 10। ठीक है, तो वह भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये 10th क्लास का बिहार बोर्ड का जो आपका एग्ज़ाम 17 तारीख को है वह उसका भी मैंने पूरा वर्णन पूरा रिवीजन मैंने इसमें कराया है। तो आशा करती हूँ ये आपके लिए सहायक हुआ होगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि जो मेरी मेहनत है वह सफल हो जाए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।